ग्राम सिखड़ी की गाटा संख्या 120, पोखरी की जमीन 2 बीघा 2 बीघा 10 बिस्सा 15 दूर क्षेत्रफल पारस राय जी ने कब्जा कर लिया। आप ही की शासन, आप ही का सत्ता। अगर दूसरे के पास होता तो बुलडोजर चला गया होता। तो पारस राय जी ने ये कहा कि मेरे बाप दादाओं की है, तो जब बाप दादाओं की है तो वो अभिलेख पब्लिक के सामने रख देना चाहिए। सवाल तो ये भी है ना कि आखिरकार जब उन्हें टिकट मिला तभी ये बातें क्यों हो रही है और इससे पहले क्यों नहीं हुई। विकास पुरुष कहा जाता है मनोज सिन्हा जी को। 2014 में सारे समीकरणों को तोड़कर वो सत्ता में आए थे, यहाँ से सांसद बने थे और उन्हें विकास पुरुष कहा गया। तो आखिरकार विकास पुरुष के ही वो दोस्त हैं। तो क्या इस 2024 के चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 की 7 विधानसभा सीटें सपा के खाते में हैं। साथियों नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर में इस समय जो चुनावी माहौल है एकदम गर्म हो चुका है। जो राजनीतिक माहौल है यहाँ पर वो भी एकदम से गर्म है और हमारे साथ उस राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद खालिद साहब हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, गाजीपुर में सबसे बड़ा नाम आता है और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में है। आइए हम तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे, क्योंकि भाजपा से एक प्रत्याशी उतारे गए हैं जो कहा जा रहा है कि अचानक से उन्हें उतार दिया गया, पारस नाथ राय। और उधर एक बार फिर से बसपा और सपा गठबंधन में 2019 में जीते थे अफजाल अंसारी जी, जिन्हें फिर से एक बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। और बसपा की अगर बात करें तो डॉक्टर उमेश सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी उनका भी स्वागत है। अच्छा, आप जो है गाजीपुर में आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बड़े आरटीआई एक्टिविस्टों में आपका नाम आता है और सबसे बड़ी बात है कि आप समाजवादी पार्टी से बहुत जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि बयान आ रहा है लोगों का, अभी बसपा के प्रत्याशी का अगर बयान हम देख लें तो कह रहे हैं कि एक असल माफिया है और एक नकल माफिया है। तो आपके समझ में कौन असल माफिया और कौन नकल माफिया? अभी अब जो ये भाषा बोलता होगा वो समझे, वो ये तो वो बताएगा। नकल माफिया तो शिक्षा के क्षेत्र में कहते होंगे, मेरा अंदाज ये है। या कि नकली माफिया और असली माफिया जो ये तो जो बसपा के अगर प्रत्याशी बोल रहे हैं तो वो एनालिसिस कर पाएंगे। इस विषय में मेरा कोई कमेंट नहीं है और मेरे देखने में तो सब सुघर है, सब अच्छे लोग हैं। सब अच्छे लोग हैं, तो फिर आखिरकार जीत किसकी होने वाली है? जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। सब हैं तो सुघर अच्छे हैं। कोई पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ है, कोई किसी को राजनीति करने की नशा कि हम भी कुछ कर लें। तो अब उसमें यह है कि जो सामने चेहरे हैं 3 ही हैं। एक इंडिया गठबंधन का, एक आपके एनडीए का और एक जो है आपका बसपा का है। बसपा से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर उमेश सिंह जी, अच्छे हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे तो सभी है, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। बेचू से नहीं, वो भी पढ़े लिखे हैं। पारस राय जी भी पढ़े लिखे हैं, बीपीएचयू में संभवतः वहीं के पढ़े हुए हैं। अफजाल अंसारी भी पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे तो सभी हैं, इसमें तो दो राय नहीं। अब उसमें जनता जिसको वोट देगी वो कामयाब होगा। अब आंकलन है, एक अनुमान है, एक समीक्षा है।
तो समीक्षा पिछला और अगला जोड़ जाड़ के लोग निकालते हैं। अफजाल अंसारी ने बहुत से चुनाव लड़े हैं, विधायक से सांसद तक के, बड़ा लंबा सफर है उनके अपने जीवन का, और थोड़े ही कम बेशी मनोज सिन्हा साहब का है। और दोनों अफजाल साहब कहते हैं कि हम लोग एक ही अखाड़े के एक ही गुरु के लड़ाए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे का दाव पेच बहुत जानते हैं। तो ये तो उनके बात है। अब उस दाव पेच में पारस राय जी कितना पारंगत है, उमेश सिंह कितना पारंगत है, ये तो इन लोगों की बात है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे पारसनाथ राय जी हमसे बहुत करीबी है, तो शुरू में तो मेरे आना जाना भी था उनका। हाँ, आपके यहाँ तो सभी का आना जाना है, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो बहुत लगा होगा लोगों का आना जाना, तमाम नेताओं का भी। नहीं है, लोगों का आना जाना, मैं सबका सम्मान करता हूँ, और किसी की अगर जेन्युइन समस्या है तो उसके लिए मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि उसके पीछे खड़ा रहूँ और उसके लिए मैं कुछ करूँ। कोई भी आदमी हो, उसमें कोई बड़ नहीं, किसी धर्म जाति पार्टी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से इस समय बयानबाजी हो रही है, पारसनाथ राय जी का भी कुछ बयान है, लोग सुने हैं, आप भी सुने होंगे। अभी बयान उन्होंने दिया था, जैसे ही उनको टिकट मिला तो कहे कि हम जो है नंद वंश का सर्वनाश करना जानते हैं, इस तरीके से बयान आता है। फिर इसके बाद जो है अफजाल अंसारी जी के कई बयान आते हैं कि वो जो उनकी जो स्कूल कॉलेज की जो ज़मीनें हैं वो भी लीगल बता देते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं। देखिए, चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे, और एक दूसरे की तारीफ तो नहीं करेगा। प्रत्याशी है, एक दूसरे के विरोधी है, तो हमला करेगा। तो ये जमीन वाला जो कमी जब पाएगा तो हमला करेगा। तो ये जमीन वाला मैं आपको बता रहा हूँ, संतोष, आप समझो कि पारस राय जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अच्छा। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही मृदुभाषी। तो अब ये बयान नंद वंश के विनाश का उन्होंने कहाँ से दे दिया, ये भी उनकी सहजता और सरलता का द्योतक ही है। अगर ये सहज नहीं होते, सरल नहीं होते और पॉलिटिकल होते, राजनीतिक होते, तो किंचित ही इस तरह का बयान नहीं देते जो उन्होंने बयान दिया। अब अफजाल साहब ने उसमें कहा कि ये तो शिक्षा माफिया है। तो गाजीपुर में, अच्छा एक चीज़ और है, गाजीपुर में बात तो सही है, अभी कुछ दिन पहले तो हमारे यहाँ नेपाल तक के, भूटान से भी लड़के आके यहाँ एग्जामिनेशन दे के गए हैं, परीक्षा पास करके गए हैं। यहाँ बहुत आगे रहा है गाजीपुर, आज भी इस मामले में आ गया। तो पारस राय जी की जो पहचान हो समाज में, और वो एक लिमिटेशन पहचान है, वजह उसकी ये है कि पारस राय जी का कोई अकेली संस्था नहीं है कि चलिए एक ही संस्था गाजीपुर में इसके कारण इनकी पहचान है। पारस राय जी की जो संस्था है, ऐसी संस्थाएं 300 से ज्यादा गाजीपुर में, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा संस्थाएं गाजीपुर में है ही है। और इतने डिग्री कॉलेज है कि गाजीपुर में तो स्वतः एक विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए था, जो नहीं बना, जिसकी आज भी आवश्यकता है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ, अधिकतम जिन लोगों ने इंटर कॉलेज, पीजी कॉलेज की बुनियादें रखी, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो ग्राम समाज की ज़मीन पे या 132 की ज़मीन है उसके ऊपर लोगों ने गौचर की ज़मीन पे, तालाब की ज़मीन पे, वन की ज़मीन पे, या इस तरह की जो ज़मीनें थी उस पर लोगों ने बना लिया। और लोगों ने अवॉइड इसलिए कर लिया कि भाई चलो एक स्कूल ही तो बन रहा है, तो लोगों ने उसकी अनदेखी किया।
यही एलिगेशन पारस राय जी के साथ भी है। तो बस एलिगेशन है कि सच्चाई भी है कुछ? भाई देखिए, इसमें जितनी सब खोलिए खोजेंगे तो तब ना सामने आएगा। जब ये एलिगेशन है कि लोग कहते हैं कि पारस राय के कैंपस इन्होंने पोखरे पर कब्जा कर लिया, पोखरी के, उसका कहते हैं कि उसका नंबर 120 है। ग्राम सिखड़ी की गाटा संख्या 120, पोखरी की जमीन 2 बीघा 2 बीघा 10 बिस्सा 15 दूर क्षेत्रफल पारस राय जी ने कब्जा कर लिया। कई कहते हैं कि भीटे की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, कई कहते हैं कि साहब उसमें परिषदीय विद्यालय की भी ज़मीन थी, उस पर भी उन्होंने गलत या सही कोई ऑर्डर करा के कब्जा कर लिया और अपना स्कूल कायम कर लिया। तो इस तरह के एलिगेशन लोग लगा रहे हैं और बहुत हद तक इसमें सच्चाई भी है। सच्चाई है? सच्चाई इसलिए भी है कि अभी ये सुनने में आया कि उस ज़मीन के को परिवर्तित करने के लिए इन्होंने कहीं प्रयास किया, वो भी अब, जबकि विद्यालय तो बहुत पहले का बना हुआ है और ज़मीन भी पोखरे तालाब की बहुत पहले की रही होगी। लोगों का ये भी कहना है कि विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए या उसके पोखरे के डेवलपमेंट के लिए वो सांसद निधि या विधायक निधि से भी लिया होगा। अब ये अगर एलिगेशन मेरे ऊपर कोई लगा रहा है तो हमको उस पर स्पष्टीकरण अपना देना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ तो मुझे पब्लिक को ये बताना चाहिए कि जो एलिगेशन मेरे ऊपर लग रहा है उसमें मैं दूर दूर तक मेरी उसमें कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन अब जब एलिगेशन लगा तो मैं भी सुन रहा था कि उसमें पारस राय जी ने ये कहा कि मेरे बाप दादाओं की है। तो जब बाप दादाओं की है तो वो अभिलेख पब्लिक के सामने रख देना चाहिए कि भाई ये बाप दादा की हमारी ज़मीन में मेरे पास ये अभिलेख है, लेकिन ये आया नहीं। तो अगर लोग कह रहे हैं और हमारी तरफ से खंडन नहीं आ रहा, हमारी तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से तो हम जो लोग दोष हमारे ऊपर लगा रहे हैं वो तब तक सही माना जाएगा जब तक कि मैं उसको खंडित न कर दूं। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आखिरकार जब उन्हें टिकट मिला तभी ये बातें क्यों हो रही है और इससे पहले क्यों नहीं हुई? आप जो है आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो क्या आपका भी तो फर्ज बनता है? नहीं, बात पहले भी उनके हुई थी, इसमें बड़े मामले थे। अभी आप अंदर जाएगा तो उसमें वहीं उन्हीं के पट्टीदारों ने ही उनके ऊपर केस फाइल किया हुआ था। अच्छा। और स्टैम्प का भी पे वो था, कुछ पैसा इन्होंने जमा किया, क्या बहुत गहराई में उसमें नहीं जाना चाहते। अच्छा, मड़वे में अच्छा रोज तो शादी की गीत नहीं गाई जाती है, गाई जाएगी नहीं शादी के लिए। जब शादी पड़ेगी और मड़वा गड़ेगा, मड़वे का बंधन बांधा जाएगा तो ढोल आएगी, मजीरा आएगा, ढोल बजेगी, गीत गाई जाएगी। तो जब आदमी प्रत्याशी बनेगा, चुनाव लड़ने जाएगा, तो उसके कैरेक्टर, उसके बिहेव, उसके चरित्र पर चर्चा होगी। यह चर्चा इसलिए हो रही है कि अगर पारसनाथ राय जी कैंडिडेट नहीं होते तो यह चर्चा आप तक नहीं होती, ये गांव खलियान में जैसे चल रही थी वैसे चलती। अब चूंकि आप एक भारत के सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से तो लोग खगालेंगे कि भैया देखो ये ठीक ठाक जा रहे हैं कि कहीं कुछ है। तो ये स्थिति पारस राय जी के साथ है। तो आपने कुछ उसमें जांच किया कि नहीं, क्योंकि आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं? भैया हम क्या जांच करें जांच तो ये तो सरकार का विषय है, ये तो सरकार को जांच सरकार का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि घर का परसोइया और अंधेरी रात, आप ही की शासन, आप ही का सत्ता, अगर दूसरे के पास होता तो बुलडोजर चला गया होता।
तो कौन ले जाएगा? सरकार बताए ना, जब जखनिया बताए, जिलाधिकारी महोदया बताते हैं, और ये कहते, अच्छा जिलाधिकारी महोदय कहते कि भाई ये एलिगेशन गलत है, कोई इनके विद्यालय के कैंपस में कोई भी जीएस लाइट नहीं। अच्छा, अजय की बात। सबसे बड़ी बात है कि बिल्ली के जो है गर्दन में घंटी कौन बांधेगा? अरे मेरे भाई, आप देख रहे कि मुख्यमंत्री उठा लिया जा रहा, तो हमारी आपकी क्या औकात है? हाँ। केजरीवाल अंदर तिहाड़, शिबू सोरेन अंदर, सिसोदिया अंदर, अब बाकी ये 2 नंबर के लोगों की तो गिनती है नहीं कितने लोग अंदर। अच्छा, एक बात और है कि विकास पुरुष कहा जाता है मनोज सिन्हा जी को। 2014 में सारे समीकरणों को तोड़कर वो सत्ता में आए थे, यहाँ से सांसद बने थे और उन्हें विकास पुरुष कहा गया। तो आखिरकार विकास पुरुष के ही वो दोस्त हैं। तो क्या इस 2024 के चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि 7 की 7 विधानसभा सीटें सपा के खाते में हैं। ये भी चली जाएगी इंडिया खाते में, पार्लियामेंट भी। अच्छा, ये भी जा रही है। अच्छा, ये भी जा रही है। ये अब कोई भूचाल आ जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए कि सूर्य का उदय पश्चिम को हो जाए, तब तो बात ही दूसरी है। लेकिन सामान्य रूप से चलता रहा तो यहाँ से इंडिया गठबंधन का कोई भी आदमी, जैसे अभी संशय है लड़की लड़ेगी, लड़का लड़ेगा, अब जाल अंसारी लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, तो इन सारे संशय के बाद भी इंडिया गठबंधन से जो लड़ेगा चुनाव वो गाजीपुर का जीतेगा, अगर पारसनाथ राय जी ही मुकाबले में रहेंगे तो। चलिए, तमाम जो है राजनीतिक उन मुद्दों पर चर्चा हुई हमारे साथ। जो है बहुत गाजीपुर के एक्टिविस्ट, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, इनसे आरटीआई एक्टिविस्ट, और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से? क्योंकि पहले तो 2 बातें हो रही थी, शिक्षा माफिया की बात हो रही थी कि शिक्षा माफिया, लेकिन अब तो हमें लग रहा है कि एक और एलिगेशन लग रहा है, भू माफिया वाला। ये तो योगी जी बताए ना कि उससे अब जो है इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, कृपया कमेंट करके आप अपनी राय अवश्य बताइएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।